करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 3 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 जनवरी 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले गुड न्यूज, बुक आ चुकी है। अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों जगहों पर अवेलेबल है। अब आप ऑर्डर कर पाओगे, तो जल्दी से जाइए, फटाफट से ऑर्डर कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चाहे अमेजन से चाहे फ्लिपकार्ट से। कोशिश कीजिएगा अमेजन से ऑर्डर करने की, क्योंकि इनका डिलीवरी प्रोसेस वगैरह काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी इजी होता है, तो और सही टाइम पर डिलीवर भी करते हैं। और बाकी आपकी मर्जी, अगर आपके यहाँ जैसे अमेजन का डिलीवरी नहीं हो रहा होगा, फ्लिपकार्ट की हो रही है, तो आप फ्लिपकार्ट से भी कर सकते हो। वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आपको बुक का थोड़ा सा रिव्यू भी दिखाऊंगा। शुरुआत करेंगे अपने रिवीजन सेक्शन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था डीआरडीओ स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है, इस बार 67वां मनाया गया। वित्त मंत्रालय ने 5 देशों की डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, कल इसको समझाया था मैंने। ये 5 देश हैं: चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान और वियतनाम। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 का विजेता कौन है? तो ये हरियाणा स्टीलर्स है, पटना पायरेट्स को हरा करके। इसके अलावा सेव डालिंका, इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। ये बोस्निया और हर्जेगोविना में है और उसका प्राचीन गीत है। रजत वर्मा, ये डीबीएस बैंक के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। एक्चुअली कल शायद कुछ कमेंट आ रहे थे, कल मैंने शायद गलती से रजत शर्मा बोल दिया था 1-2 जगहों पर। रजत वर्मा रहेगा, रजत शर्मा तो इंडिया टीवी वाले हैं, ठीक है। फिलहाल एसबीआई लाइफ एसपीएल 20 सीजन 14 का खिताब छाया एमबी ने जीता है। और रक्षा मंत्रालय ने पनडुब्बियों पर एआईपी सिस्टम और ईएचडब्ल्यूटी सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए 2,867 करोड़ रुपए का अनुबंध हस्ताक्षर किया है, यानी डील किया हुआ है, ठीक है ना। कल ये दोनों ही सिस्टम मैंने आपको अच्छे से समझाया था। और दुनिया की सबसे तेज ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप, इसको चाइना ने लॉन्च किया है। इसकी स्पीड होगी 450 किलोमीटर पर आवर, दुनिया की सबसे तेज ट्रेन है। और अभी हाल ही में हेमंत मुनप्पा ने मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीता है। और सेल कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी है, इसने लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क का, यानी कि सर्वश्रेष्ठ कार्य क्षेत्र का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने रिवीजन किया। अब आगे बढ़ेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ। इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पे मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में समुद्र पर भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का, यानी कि ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के जो सीएम हैं एमके स्टालिन जी, इन्होंने इस ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये कन्याकुमारी में बनाया गया है तमिलनाडु के। तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में 77 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 133 फीट ऊंचा ये ब्रिज है। ग्लास का ब्रिज है, कांच का ब्रिज है। 37 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल को 133 फीट ऊंची त्रिवल्लुर प्रतिमा से जोड़ती है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, अगर आपको याद हो तो इस बार जब चुनाव हुआ था, जब चुनाव के बाद ये हुआ कि चलो अब आचार संहिता लग गई है, चुनाव वगैरह सब खत्म हो गया है, उसके बाद अब रिजल्ट्स आने हैं, तो पीएम मोदी यहाँ पर गए हुए थे और उस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चे का विषय भी बना हुआ था ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो लोगों में इंटरेस्ट जागा काफ़ी, और उसके बाद फिर इसको मतलब थोड़ा सा पर्यटन के रूप में और विकसित करने की बातचीत चली, और लोगों ने इनके बारे में जाना कि स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर जाते थे, तो उन्हीं के नाम पर ये बनाया गया था। तो इसलिए यहाँ ग्लास ब्रिज बनाया गया है, और ये समुद्र के अंदर था एक्चुअली में। यहाँ पर फेरी सेवा से होकर के जाना पड़ता था। तो अब यहाँ पर ग्लास ब्रिज बनाया गया है, अब इसके जरिए, ये ग्लास ब्रिज के जरिए लोग यहाँ पर पहुँच पाएंगे, और ग्लास ब्रिज होगा तो ब्रिज पर भी लोग पर्यटन का आनंद लेने जाएंगे, है ना। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर है, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो आप बताइएगा। कन्याकुमारी में है। कहाँ पर? तमिलनाडु में, ठीक है। भारत के सबसे दक्षिणतम, जो प्रायद्वीप भारत है उसके दक्षिणतम छोर पर। दुनिया का सबसे अगर लंबा कांच का ब्रिज पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये झांग जियाजी ब्रिज है, चीन में स्थित है। तो तमिलनाडु की बात करेंगे, तमिलनाडु आपको यहाँ पर दिख जाएगा, भारत का दक्षिणतम राज्य है ये। चेन्नई इसकी राजधानी है। 38 जिले हैं, 234 विधानसभा में और 39 लोकसभा में सीटें यहाँ पर है। राज्यसभा में 18 सीट यहाँ से जाती हैं। एमके स्टालिन डीएमके पार्टी से यहाँ के सीएम है। आर एन रवि गवर्नर है। पुलिकट, कलिवली, सिंगानल्लूर यहाँ की झीलें हैं। गुइंडी नेशनल पार्क, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई नेशनल पार्क ये प्रमुख नेशनल पार्क है। भरतनाट्यम, करगट्टम, ओलियट्टम प्रमुख लोक नृत्य हैं। भरतनाट्यम दुनिया का सबसे पुराना ये लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की? तो साथियों ये दिल्ली सरकार ने शुरू की है, दिल्ली राज्य सरकार ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है कि दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, ये योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको महिला सम्मान योजना के बारे में भी बताया था। तो हालांकि उस पर काफी ज्यादा विवाद भी उठा, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, बहुत सारी राजनीति हुई और चलती रहती है यहाँ पर। फिलहाल एक और आई हुई है और इसको भी फिर से मतलब ये राजनीति की भेंट चढ़ गई है, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। तो फिलहाल हम लोग उस पर नहीं जाते हैं, हम लोग यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। इस सम्मान योजना, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के तहत क्या होगा कि हिंदू और सिख पुजारियों को 18,000 रुपए का मासिक मानदेय दिया जाएगा। जितने हिंदू और सिख पुजारी हैं उनको 18,000 रुपए की मंथली सैलरी मिलेगी। भाई आप लोग यहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, देखो इधर कम कंपटीशन है, कूद पड़ो। फिलहाल इससे पहले केजरीवाल जी ने बेरोजगार महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह वजीफा देने के लिए महिला सम्मान योजना शुरू की थी। अच्छा, इस चीज का मैं हमेशा से विरोध करते आया रहा हूँ, जो ये दिया जा रहा है फ्रीबीज हर एक राज्य में। मतलब मध्य प्रदेश ने शुरुआत करी, उसके बाद फिर धीरे धीरे सभी राज्य जो हैं ये एक जैसे कि होता नहीं कि मास्टर स्ट्रोक पा गए हैं चुनाव जीतने के लिए, चुनाव से पहले वादा कर देते हैं कि यहाँ पर महिलाएं क्योंकि ज़्यादा वोट कर रही हैं आजकल, तो फिर यहाँ पर फ्री बीज दे दो कि पर मंथ इतना मिलेगा बिना कुछ किए। तो फिर उसके बाद फिर जीत जाओ, लेकिन जीत जाओ उसके बाद फिर बजट खराब करो, फिर निर्मला ताई को लगा दो कि भैया पैसा वसूलो सबसे है ना। तो भाई इसकी जगह और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। बेरोजगार महिलाओं को रोजगार देने का वो करो, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन फ्री कर दो, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें एडमिशन फ्री कर दो, जितने भी मेडिकल सिस्टम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसमें सब कुछ फ्री कर दो, दवाइयाँ ये कहीं से भी लें अगर वो फ्री कर दो। ऐसा कुछ करो तब तो समझ में आए। मतलब जो सरकारी सेवाएं जो चीज़ों से दे रहे हो, जहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हो, वो चीज़ें इनके लिए फ्री करो, समझ में आए। पैसा उठा करके क्यों देना, देने की बजाय आप लो ही ना पैसा, जॉब्स में अपॉर्चुनिटी बढ़ा दो। चलिए फिलहाल आपका क्या ओपिनियन है आप लोग भी बताइएगा। अगला 2024-25 में आयोजित संतोष ट्रॉफी का 78वां संस्करण किसने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी एक बहुत ही फेमस फुटबॉल की ट्रॉफी होती है और इसका 78वां संस्करण हुआ है अभी संपन्न, और इसको भी जीत लिया पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल बहुत ही इसके लिए फेवरेट टीम है, समझ लो संतोष ट्रॉफी के लिए। पश्चिम बंगाल 78 में से 33 अलग अकेले ही जीती है। 78 एडिशन था ये, इसमें 33 अकेले पश्चिम बंगाल की टीम ने जीती है। तो पश्चिम बंगाल की टीम ने इस बार भी जीत लिया, केरल को हरा करके इस बार जीता है। इसमें संतोष ट्रॉफी मिलती है और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। तो हैदराबाद तेलंगाना में फाइनल खेला गया और इसको इस बार जीत लिया इसने। इस ट्रॉफी की शुरुआत 1941 में हुई थी। अच्छा, एक चीज और हो सकता है पूछ लिया जाए, जो जीतता है उसे संतोष ट्रॉफी और 5 लाख रुपए मिलते हैं, जो उप विजेता होता है उसे कमला गुप्ता ट्रॉफी और 3 लाख रुपए मिलते हैं। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अगला, हाल ही में भारत ने किस वर्ष को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म घोषित किया है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने वर्ष 2025 में, भारत सरकार क्या एक्चुअली में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स घोषित किया हुआ है। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। इन्होंने कहा है कि इस बार हम लोग 2025 में ना बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने वाले हैं रक्षा मंत्रालय के तहत। भाई मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा यार, फाइटर जेट खरीदो, फाइटर जेट, वो भी 5G वाले, 5th जनरेशन वाले, बहुत ज़्यादा नीड है ना। और मैंने आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे 42 स्क्वाड्रन की नीड है हम लोग के, और हम लोग के पास 32 स्क्वाड्रन है, और ऑलरेडी 2025 में MiG-21 हम लोग रिटायर कर रहे हैं, उड़ता ताबूत जिसे कहते हैं, तो वो रिटायर कर रहे हैं तो और ज़्यादा कमी हो जाएगी। और वहीं पाकिस्तान को चाइना ने 40 ऐसे 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट देने की बात की हुई है। तो ऐसे में पाकिस्तान एक भिखारी देश हम लोग से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाएगा, तो उनको कुछ करना तो है नहीं, वही होगा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, उनका तो कुछ है नहीं। लेकिन जब उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी तो उसका दुरुपयोग हो सकता है, और वो दुरुपयोग भारत के खिलाफ ही होगा, तो ऐसे में तैयार रहना चाहिए। हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है अमित शाह जी ने। गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। इसमें ये चीफ गेस्ट थे और गेस्ट ऑफ ऑनर थे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, ये पुस्तक क्यों इंपॉर्टेंट है? ये पुस्तक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पुस्तक में पिछले 3000 वर्षों से अधिक का इतिहास बताया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का।
इसे 7 खंडों में विभाजित किया गया है, 7 इसके एडिशन आएंगे। उसके जरिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3000 वर्षों से अधिक का इतिहास इसमें बताया जाएगा। तो नाम याद रखना, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, ये पुस्तक है। ओके, पिछले दिनों में कुछ और भी पुस्तकें आई थी, जैसे द अनयील्डिंग जज, गौरी ग्रोवर ने लिखा। ब्रिंग इट ऑन, दीपा मलिक की आत्मकथा है, इंपॉर्टेंट है। दलाई लामा की खुशी का रहस्य, डॉक्टर दिनेश सहारा ने लिखा। व्हाई भारत मैटर्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, ये अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने लिखा है। माँ मदर, अर्जुन राम मेघवाल की पुस्तक है। स्पीकिंग विद नेचर, रामकृष्ण गुहा की पुस्तकें अक्सर पूछी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, प्रोफेसर श्री राम चौलिया ने लिखा है। द बुक ऑफ नाउ, मनोज बी जैन ने लिखा है। अगला, सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में काफी पूछे जा रहे हैं। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने यह अनाउंस किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, इसको 2025-26 तक बढ़ा देंगे और इसका टोटल परिव्यय भी बढ़ा दिया गया है। ये बढ़ा करके 69,515 करोड़ रुपए तक का कर दिया गया है। इस योजना के तहत जो बीमा पाने वाले जो किसान हैं, उनमें 88% छोटे और सीमांत किसान हैं। फसल पैदावार के अनुमान के लिए 100% टेक्नोलॉजी का अपनाने वाला भारत का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है। फसल पैदावार में जो 100% टेक्नोलॉजी का यूज करता है आज के टाइम पर। इसकी शुरुआत 2016 से की गई थी पीएम मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। शुरुआत की डेट पूछी जाती है योजनाओं की, इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब बारी है बुक रिव्यू की। तो साथियों, बुक आ चुकी है। इस बुक में देखिए क्या क्या चीजें खास हैं, उसको मैं आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूंगा। आने वाले दिनों में, 1-2 दिनों में आपको धीरे धीरे सब कुछ पता लग जाएगा और तब तक लोगों के पास डिलीवर भी होने लगेगी, तो लोग रिव्यू वगैरह भी करेंगे। तो कुछ जिनको मतलब भरोसा नहीं है हम पर, हमारे कंटेंट पर, तो वो लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, जब उनको बाकी लोगों से जब जानकारियाँ मिलेंगी तब वो लीजिए। चाहे जो लोग को अगर हमारे कंटेंट पर भरोसा है, 100% जो मैं दावा करता हूँ, अगर उस पर भरोसा है तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं अभी। चलिए, तो यहाँ पर कंटेंट में क्या क्या मिलेगा देखिए। यहाँ पर इस बार एक छोटी सी छोटी चीज़ें पर हम लोगों ने इस बार फोकस किया है। कई बार लोग टारगेट बनाते हैं कि किस पेज से कितने पेज तक है, चैप्टर वाइज है अगर, तो कितने पेज से कितना पेज है, कितने पेज में हम लोग को पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस हैं, तो टारगेट लोग बना करके पढ़ते हैं। अब पता नहीं आप लोग पढ़ते हो कि नहीं, हम लोग जब पढ़ा करते थे तो ऐसा टारगेट बना कर पढ़ते थे कि चलो भाई आज रक्षा प्रत्यक्षा उठाए तो इसमें टोटल क्वेश्चन पहले गिन लेते थे, उसके बाद पेज गिन लेते थे, उसके बाद लिखते थे इंडेक्स में आके कि यहाँ पर इतने पेज हैं तो इसको इतने क्वेश्चन पढ़ना है और चलो इसको खत्म करके तब बैठते हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार हम लोगों ने इस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है कि आपको ये सुविधा हो, ये समय थोड़ा सा बच सके। कितने क्वेश्चन है किस चैप्टर में, कितने से कितने पेज के बीच में है, वो आपको यहाँ पर पता रहे और आप एग्जैक्टली वो करके करो। छोटी से छोटी चीज़ों पर हम लोगों ने फोकस किया है इस बार और काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक बनाई हुई है। आप देखोगे ना, मज़ा आ जाएगा आपको। तो फिलहाल खेल खिलाड़ी वगैरह ये सब ग्राफिक भी यूज़ करने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चंस आंसर फॉर्मेट में है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है। और इस बार क्योंकि देखो पेजेस ज़्यादा हो जाते हैं, हम लोग 650 के आसपास पेज रहते हैं, तो उसको कंप्रेस करके, फंड छोटा करके और थ्री पार्ट में इसको करके हम लोग ले आ करके उसको कम से कम पेज पर लाते हैं, जिससे बुक केवल टू द पॉइंट रहे, केवल फैक्ट्स की बात करें, कोई भी फालतू का पॉइंट ना रहे। इस वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक एक लाइन पर फोकस करते हैं, मतलब प्रिंट आउट निकाल करके, कलम पेन चला करके एक एक लाइन पर फोकस करते हैं। इस वजह से जो भी आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा ना, टू द पॉइंट, बिल्कुल फैक्ट के साथ मिलेगा। एक भी लाइन ऐसी नहीं मिलेगी पूरी किताब में जिसमें आपको फैक्ट ना मिले, ये मेरी गारंटी है। मतलब जो भी एक्सप्लेनेशन लिखा गया है, वैसे भी तो मैं यहाँ डेली करंट अफेयर में भी एक्सप्लेनेशन लिखता हूँ तो टू द पॉइंट रहता है, लेकिन उसमें 1-2 लाइन अगर जो लगता है कि उसको एक ही में मर्ज किया जा सकता है, वो किया गया है। तो मतलब आपके पास ये 240 पेज की जो किताब है ना, ये समझ लो 600 पेज की किताब है बाकी की किताबों की अगर तुलना करोगे तो। इतने सारे फैक्ट्स हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ों को जो टेबल बना करके समझाया जा सकता है, जिसको एक साथ ला करके कर दिया जा सकता है, उसको एक साथ करके किया गया है। इसमें हमारा भी फायदा है, आपका भी फायदा है। हमारा ये फायदा है कि पेज कम लगेंगे, है ना, और क्योंकि पेज से ही भाई कॉस्टिंग होती है, उसकी कॉस्टिंग बढ़ती चली जाती है, जितने ज़्यादा पेज रहेंगे उतना ज़्यादा खर्च होता है। इसके अलावा और आपके लिए आसान रहेगा, सब कुछ एक जगह मिल जाएगा, जैसे ग्रैंड स्लैम हो गया। इसके अलावा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड मिलता है हर महीने, वो हो गया। इसके अलावा फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जो आते हैं, आप देखो यहाँ पर, तो सब कुछ एक जगह पर ऐसे टेबल बना करके कंपाइल कर दिया गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ें की गई हैं और
बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इस बार हम लोगों ने बुक में, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। तो आप लोग देखिएगा, मज़ा आएगा। किताब आप लोग तक पहुंचनी शुरू होगी। कल जिन लोगों ने ऑर्डर किया है, कल बहुत अच्छा लगा कि शाम को लॉन्च हुआ और लिंक एक्टिवेट हुई अमेजन की और फ्लिपकार्ट की भी। दिन भर हम लोग इस पर लगे रहे, लेकिन रात भर में मतलब बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर कर दिया। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसोचैम का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? एसोचैम आप जानते हो, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। हर साल इसके महासचिव नियुक्त किए जाते हैं 1 साल के लिए। इस बार नियुक्त किया गया है मनीष सिंघल को, ठीक है ना। यहाँ पर आप आर्टिकल देखिए, मनीष सिंघल अपॉइंटेड एसोचैम सेक्रेटरी जनरल। तो ये किसकी जगह पर आए हैं? दीपक सूद की जगह पर आए हुए हैं और अब नए महासचिव होंगे किसके? एसोचैम के। 35 वर्षों से अधिक का इनके पास अनुभव है और 1920 से जब से स्थापित हुआ है ना एसोचैम, तब से यहाँ पर नियुक्तियां होती रहती है। हर साल एक एक इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ पर अध्यक्षता दी जाती है। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया। ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वायनाड ये स्थित है केरल में। इस बार वायनाड से सांसद हैं, वायनाड से सांसद हैं, ये पूछा जा सकता है, प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी, ठीक है ना। पिछली बार हुआ करते थे, इससे पहले हुआ करते थे राहुल गांधी, जो कि आज के टाइम पर नेता प्रतिपक्ष है, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। तो वो अपनी सीट इस बार दिए प्रियंका गांधी को। अच्छा, इस बार वो कहाँ से हैं? नेता प्रतिपक्ष कहाँ से, उनकी मतलब कि संसदीय सीट कहाँ है, ये पूछा जा सकता है। तो इस बार वो रायबरेली से, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद हैं और प्रियंका गांधी जो है ये वायनाड से हैं। केरल में वायनाड में अभी कुछ दिनों पहले, इनफैक्ट 1-2 महीनों पहले एक भूस्खलन हुआ था। बहुत भारी घटना हुई थी, यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था और इसमें कईयों की मृत्यु हुई थी। तो इसके लगभग 154 दिन हो चुके हैं और अब यहाँ पर सेंटर ने इसको गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है, ठीक है ना, केंद्र सरकार ने। तो इसका अनुमानित नुकसान बताया जा रहा है 1202 करोड़ रुपए। इतने लोग यहाँ से, इतने की माल हानि हुई है। तो पुनर्वास पैकेज के लिए 2262 करोड़ रुपए मांगे गए हैं राज्य सरकार के द्वारा। इसमें 254 लोगों की जान गई थी, बहुत बड़ी आपदा हुई थी ये। 128 लोग लापता हो गए थे। केरल के वायनाड में ये हुआ था, ठीक है ना, याद रखना। चलिए केरला आया है, तो केरला आप देखो यहाँ पर है, दक्षिण में ये भी स्थित है। ये अपना बॉर्डर कर्नाटक से और तमिलनाडु से लगाता है। तमिलनाडु जैसे अपना बॉर्डर केरल से, कर्नाटक से और आंध्र प्रदेश से लगाता है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। पिनराई विजयन सीपीआईएम पार्टी से यहाँ के सीएम है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। अभी नए गवर्नर बने हैं, इनको याद रखना, क्योंकि यहाँ के जो गवर्नर थे मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान, वो गए बिहार के गवर्नर बन गए, ठीक है। अभी 5 राज्यों के गवर्नर चेंज हुए थे, मैंने बताया था आपको। 14 जिले हैं, 140 विधानसभा में सीटें हैं, 20 लोकसभा में यहाँ से और 9 राज्यसभा में केरल से सीट जाती है। कथकली, मोहिनीअट्टम याद रखना शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला, निम्न में से किसको अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों सई परांजपे को सम्मानित किया जाएगा अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। ये देखिए आर्टिकल है आपके सामने, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का, साई परांजपे टू बी हॉनर्ड विद पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में। ओके, तो 15 से 19 जनवरी तक ये आयोजन होगा अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव छत्रपति संभाजी नगर में। अच्छा, छत्रपति संभाजी नगर पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आप बताओगे औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था। औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदला गया था। तो औरंगाबाद का नाम तो छत्रपति संभाजी नगर किया गया था। कमेंट करके मुझे बताओ उस्मानाबाद का नाम बदल करके क्या किया गया था। तो 10वां संस्करण इस बार होगा और इसमें पद्म पाणि पुरस्कार इनको मिलेगा। अगला, किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात वनस्पति शास्त्री के.एस. मणिलाल जी का निधन हो गया? तो वनस्पति शास्त्री थे बहुत ही फेमस के.एस. मणिलाल, इनका निधन हो गया है। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री भारत का चौथा नागरिक सम्मान होता है और ये इनको मिला था 2020 में। और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हुई हैं। वनस्पति शास्त्री थे बहुत ही फेमस। इन्होंने एक अंग्रेजी और मलयालम में अनुवाद किया, एक पुस्तक थी हार्टस मालाबारिकस। तो इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन इन्होंने किया था और मलयालम में भी किया था। तो इसके लिए फेमस थे। इन्होंने और भी कई पुस्तकें लिखी, 200 से ज़्यादा शोध पत्र लिखे, ठीक है, रिसर्च पेपर लिखे और नई पौधों की प्रजातियों की बहुत सारी खोज की। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑरेंज नसाउ का भी पुरस्कार इनको मिल चुका था। तो इनका भी निधन हो गया है। पिछले दिनों में भी बहुत सारे निधन हुए हैं फेमस पर्सनालिटियों के, उनका रिवीजन करेंगे। जैसे एम टी वासुदेवन नायर जी का, जो कि मलयालम लेखक थे, इनका निधन हुआ।
जिमी कार्टर अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे, इनका निधन हुआ। ओसामू सुजुकी मोटर कॉर्प के पूर्व अध्यक्ष थे, इनको पद्म भूषण मिला था, इनका भी निधन हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका निधन हुआ। श्याम बेनेगल फिल्म निर्माता थे, इनका निधन हुआ। ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के 5 बार के सीएम थे, इनका निधन हुआ। उस्ताद जाकिर हुसैन विश्वविख्यात तबला वादक थे, इनका निधन हुआ। पुरुषोत्तम उपाध्याय गुजराती सुगम संगीत के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, पद्मश्री से सम्मानित, इनका निधन हुआ। जॉन टिसनवुड विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इनका निधन हुआ। और वरदारा कमलाकर राव मृदंगम विद्वान थे, इनका निधन हुआ। पंडित राम नारायण जी का सारंगी वादक थे, इनका निधन हुआ। ठीक है ना। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था एशिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, तो वो दक्षिण कोरिया है। अशोक गहलोत सरकार के दौरान 9 नए नियमित जिलों को समाप्त करने के बाद राजस्थान में 41 जिले बचे। आज आपसे क्वेश्चन है कि डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी को किस वर्ष हुई थी। अच्छा, उसी वर्ष दुनिया में एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही फेमस स्पेस एजेंसी की स्थापना हुई थी। क्या आप कमेंट करके बता सकते हो रिलेट करके? उसी साल स्थापित हुआ था, कई बार मैंने लिंक करके बताया भी है आपको, बताइएगा। बहुत ही विश्वविख्यात स्पेस एजेंसी है। दुनिया की सबसे तेज ट्रेन CR450 की गति कितनी निर्धारित की गई है, ये बताइएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुस्तक को जरूर ऑर्डर कीजिए, अमेजन और फ्लिपकार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो लोग के पास ये दोनों सुविधा नहीं है वो MZT ऐप से ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनको कोरियर करवा दिया जाएगा। ठीक है। और थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।